रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक इंतहाई अहम और मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। ये वीडियो ज़िला तलागंग लावा के जो अवाम हैं उनकी मालूमात के लिए बिलखसूस और बाकी अवाम के लिए बिलअमूम है। वो लोग जो ज़मीन के ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं और उस दौरान एक मसला पेश आता है कि बाज़ औक़ात जो ज़मीन ख़रीदी जाती है उस तक रास्ता नहीं होता और जो बै का या जो ख़रीदो फ़रोख्त का मुआहदा होता है उसमें ये मुआहदा शामिल होता है कि रास्ता दिया जाएगा। इसी तरह का एक मामला मेरे साथ पेश आया, एक ख़रीदो फ़रोख्त का मामला था। तो जो मालिकान थे जिनसे ज़मीन ली गई थी उन्होंने ये वादा किया था कि हम रास्ता देंगे और उन्होंने रास्ता दिया भी और देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना वादा और जो हमारा कमिटमेंट थी वो पूरी हुई। लेकिन उस दौरान महकमा माल की तरफ से और जो तलागंग का ज़राई अराज़ी सेंटर है उसकी तरफ से जो मामला सामने आए वो मैं आपको आज आपके खिदमत में गोश गुजार करना चाहता हूँ। ये इसका जो इंतकाल है जो हो चुका है ये उसकी कापी है। इसी तरह से ये चालान फार्म है उसकी कापी है। इसी तरह से ये जो 500 रुपये फ़ीस पे की गई है उसकी कापी है। इस मामले को डिस्कस करने का मकसद क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमने ये मामला किया और लैंड रेवेन्यू ऑफिसर जो तलागंग का ज़राई अराज़ी सेंटर है उनके पास गए कि जी हमने ये ज़मीन रास्ते के लिए वक्फ़ करनी है और वक्फ़ करने का मतलब ये है कि वो रिफ़ाए आम का या शराए आम बन जाएगी और जो ज़मीन है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जाएगी या डिस्ट्रिक्ट कौंसल तलागंग, उस वक्त चकवाल था अब तलागंग है, डिस्ट्रिक्ट कौंसल चकवाल को जाएगी। तो इसका इंतकाल तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तो बै का मामला होगा, यहाँ पे रिफ़ाए आम का इंतकाल नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। आपको 11% या 15% टैक्स दे के अकॉर्डिंग टू द एवेल्यूएशन ऑफ लैंड, जितनी लैंड है उसकी जो वैल्यूएशन है टैक्स देना पड़ेगा। तो वो जब हमने उसका रफ से अंदाज़ा लगवाया कि ज़मीन की वैल्यू जो उस वक्त लगा रहे थे और जो कि वो एक्चुअल कीमत से ज़्यादा लगा रहे थे वो एक अलग कहानी है, वो इंशाल्लाह किसी वक्त बाद में। तो वो देखा गया कि जो बेचारा ज़मीन रफ वफ़ कर रहा है वो रफ़ायामा के लिए दे रहा है उसको भी तकरीबन 2-3 लाख का टैक्स पड़ रहा है, वो ज़मीन भी दे रहा है और टैक्स भी दे। और जो दूसरा बंदा है जिसके नाम ज़मीन नहीं जा रही, मीन के दूसरी पार्टी मैं था, तो मुझे भी तकरीबन 2-3 लाख का टैक्स पड़ रहा है। तो हमने कहा ये कैसे मुमकिन है कि ज़मीन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जा रही है, देने वाले पे भी टैक्स पड़ जाए और जो जिसने ली भी नहीं है मीन कि वो इनडायरेक्टली उसको फ़ायदा कि ठीक है उसके ज़मीन तक रास्ता, लेकिन रास्ता उसके नाम नहीं, उसको भी टैक्स पड़ रहा है। तो हमने कहा ये मुमकिन नहीं है, जिस तरह आप कह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है, ये कानूनी तौर पे चीज़ मुमकिन नहीं है। तो उसने कहा कि ठीक है जी तुम आप लोग जनरल चले जाओ तहसील कौंसल। हमने भी कहा कि हम पहले तहसील कौंसल से और AC ऑफिस से पता करेंगे। हमने इसका मामले को फिर AC ऑफिस में लेके गए, AC ऑफिस से पता किया, उन्होंने कहा हाँ जी ये रास्ते का इंतकाल हो सकता है। अच्छा, फिर करते करते मामला यहाँ आए कि बीच में अब जो लोग बीच में इन्वॉल्व थे उनकी कोशिश ये थी कि ये जो है ना किसी तरीके से कुछ पैसा निकलवाया जाए। मेरी राय ये थी कि इस मामले में ना तो जो देने वाला है, देने वाला ज़मीन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दे रहा है या ज़िला कौंसल को दे रहा है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं होगा और लेने वाला तो है ही कोई नहीं, तो वहाँ पे टैक्स। बहरहाल वहाँ ये कहानी की गई कि जी हो सकता है इसके लिए फॉर्म होता है, ये होता है, फलां होता है, आप कीजिए। तो बाद में फिर डिस्कशन हुई, जो इनके कोई एक हैं वहाँ पे तहसीलदार मेरे ख़्याल में मुश्ताक साहब हैं या क्या नाम है, कुछ नाम मेरे ख़्याल में है यहाँ पे, उनसे भी डिस्कशन हुई और लोगों से। तो पता चला फिर इसमें एक और कहानी शुरू की गई कि जी आप ये रास्ता हिबा करें, ये ज़मीन वो आपको हिबा करेंगे। तो मैंने कहा मुझे तो हिबा की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि ये रास्ता हो रिफ़ाए आमा का हो और जो मालिक की ज़मीन है वो भी इस रास्ते को रिफ़ाए आमा के लिए कर रहे हैं, ये किसी मखसूस बंदे के नाम में तो हो ही नहीं रही। क्योंकि हिब्बा में फिर मसला ये आता है कि हिब्बा में टैक्स बनता है, टैक्स देना पड़ता है। लेट्स सपोज वो मेरे नाम पे हिब्बा होती तो मुझे टैक्स देना पड़ता है। इसी तरह से हिब्बा के केस में ये था कि जो मालिक की ज़मीन है उसको टैक्स नहीं है, लेकिन जो लेने वाला है उसको टैक्स है। तो इन्होंने ये कहानी की कि जी नहीं वो जो है ना रास्ते का हो सकता है, रिफ़ाए आमा का इंतकाल होगा, रिफ़ाए आमा का होगा, हिब्बा का तो मैंने कहा हिब्बा का तो ज़रूरत, फिर उन्होंने कहा कि रिफ़ाए आमा का इंतकाल होगा, इस पे 3% टैक्स होगा। तो फिर मैंने उनसे ये सवाल किया भाई रिफ़ाए आमा में है 3% टैक्स किस पे होगा, लेने वाला कौन है, लेने वाली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है या डिस्ट्रिक्ट कौंसिल को लैंड जा रही है, तो 3% टैक्स तो फिर वो देना, डॉक्टर आमिर या XYZ किसी और ने तो नहीं देना, या जितने लोग उस रास्ते को इस्तेमाल करेंगे वो तो रिफ़ाए आमा है वो नहीं करेंगे। बहरहाल उन्हें मैंने ये कहा, उन्होंने कहा नहीं जी हम लैंड की बड़ी मुनासिब कीमत वैल्यूएशन लगाएंगे और इसकी प्राइस और बड़ा तकरीबन 35-40 हज़ार आपका ख़र्चा हो जाएगा।
मैंने फिर उनसे यही बात की कि मुझे आप इसका रफ़ा आमा का इंतकाल दर्ज करा के और ये जो चालान फार्म है वो भेजें। इस चालान फार्म पे मैं देखूंगा कि कितना टैक्स लगा है, क्या टैक्स है और किस मद में लग रहा है, ठीक है। तो और साथ मैंने उनको बता दिया था, वाज़े कर दिया था कि कोई चीज़ गैर कानूनी हुई तो उसके जो भी कंसिक्वेंसेस हैं आपको उसको फेस करने होंगे। और इस तरह बहरहाल जब इन्होंने मामलात देखे फिर बताया कि अच्छा जी ये तो जब इन्होंने चालान फार्म निकलवाया, जो मेरी राय थी कि इस पे कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि एवेल्यूएशन ये ज़मीन बेची नहीं जा रही थी बल्कि इस ज़मीन का सिर्फ ये हो रहा था रफ़ा आमा में जा रही थी। तो जब ज़मीन की कोई मालिक कीमत नहीं ले रहा तो मालिक भी कोई टैक्स नहीं है। और जैसा कि ये ज़मीन मैंने पहले बताया डिस्ट्रिक्ट कौंसिल को जा रही है तो उस पे भी कोई टैक्स नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल तो टैक्स नहीं देगी बल्कि उनको तो ज़मीन दी जा रही है। तो इसलिए जब ये आया तो इस पे ज़ीरो टैक्स था, ठीक है। और टोटल इसके जो सर्विसेज चार्जेस थे वो 200 रुपीज़, या आप कह लें कि टोटल चार्जेस मिला के यहाँ पे आप देखेंगे ये 500 रुपये इसका टोटल ख़र्चा है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं कि बाज़ औक़ात लोगों को उनकी लाइल्मी की वजह से लूटा जाता है, लाइल्मी की वजह से उन्हें सही रास्ते पे नहीं लगाया जाता। आप हमेशा जब भी मामला, अगर आप कानूनी हैं, अगर आप इलीगल काम नहीं कर रहे, अगर आप रिश्वत नहीं देना चाहते और आप सही हैं, तो ये यकीन जानिए कोई एजेंट, कोई ये जो ज़मीन को ख़रीदो फ़रोख्त कराने वाले लोग होते हैं, कोई पटवारी, कोई तहसीलदार, कोई लैंड रेवेन्यू ऑफिसर आपसे फजूल फालतू पैसा या रिश्वत नहीं ले सकता। लेकिन शर्त यह है कि आप खुद कानूनी काम कर रहे हो, आप खुद अपना टैक्स कम करने के लिए, जो बनता है टैक्स उससे कम करने के लिए ज़मीन की कीमत कम ना लगवा रहे हो, आप खुद अपनी ज़मीन की कीमत असल से ज़्यादा ना लगवा रहे हो, आप ऐसा का जो है इंतकाल ना करवा रहे हो जो कानूनी तौर पे जायज़ ना हो या जो आपके लिए लीगल ना हो, तो आप इस तरह के काम नहीं कर रहे तो ये शर्ती है कि आप कोई रिश्वत नहीं ले सकता। तो बहरहाल ये मामला जो था इसमें फिर हमारा ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरकार जो था इंतकाल हुआ। अब इस इंतकाल का ये 500 रुपीज़ हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ज़मीन है ये डिस्ट्रिक्ट कौंसिल को गई है और ये शराए आम का इंतकाल है। और इसकी ये याद रखिएगा, जो भी रफ़ा आमा का होगा, शराए आम का होगा, ये इंतकाल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ना देने वाले पे टैक्स होता है, देने वाले ही होते हैं, इसमें लेने वाला तो होता कोई नहीं है। देने वाले पे कोई टैक्स नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ सर्विसेज चार्जेस होते हैं 400-500 रुपये, वो देने होते हैं, इसके अलावा कोई टैक्स नहीं है। और अगर ज़राई अराजी सेंटर वाला लैंड रेवेन्यू ऑफिसर कहता है कि यहाँ ये इंतकाल नहीं होता तो वो झूठ बोल रहा है, वो पैसा लेना चाहता है, वो रिश्वत लेना चाहता है, वो काम नहीं करना चाहते। इस वजह से वो कहता है वहाँ भी ये इंतकाल दर्ज होता है। और जो आपकी तहसील कौंसल, अब ज़िला कौंसल बन जाएगी तलागंग जो शहर के अंदर है, वहाँ पे भी ये इंतकाल दर्ज होता है। अब तो आपके पास जो पटवारी हैं उनके साथ जो नए पटवारी भर्ती हुए थे, जो कि जिनके पास ये सारा के सारा जो लैंड रेवेन्यू का कंप्यूटराइज सिस्टम है, उन सारी की सारी एसेस है, आप उनसे भी ये इंतकाल करवा सकते हैं, आप ज़राई अराजी सेंटर से भी करवा सकते हैं। और ये फ्री ऑफ कास्ट है, मैं आपको बार बताता, ये फ्री ऑफ कास्ट है। और हमें ज़राई अराजी सेंटर वालों ने कहा ये नहीं हो सकता, हालांकि ये हो सकता था और उन्हें पता था ये होता है, ये सिस्टम में है, लेकिन वो नहीं कर रहे थे। जैसे ही ये याद रखिएगा, जैसे ही यहाँ पे ये जो एक कॉलम है कि ये ज़मीन कहाँ जा रही है, जैसे ही आप यहाँ रफ़ा आम का जिक्र करते हैं तो याद रखिएगा जो इसके टैक्स होते हैं, जो इसकी वैल्यूएशन होती है वो ज़ीरो हो जाती है। वो इसलिए कि देखें इसमें जो ज़मीन की कीमत है, मतलब जो वसूल की गई वो ज़ीरो आ जाती है। जब ज़ीरो आती है तो उस पर फिर कौन सा टैक्स है और कौन सा उस पर फिर मालिक पे टैक्स है, कोई टैक्स नहीं है। आप तहसील किसी पटवारी के साथ भी जो कंप्यूटराइज आजकल सिस्टम वाले लैपटॉप वाले जो नए पटवारी आए हैं उनके पास आप जाके अपना अंगूठा लगवा के अपना इंतकाल दर्ज करवा सकते हैं, फिर आपका जो तहसीलदार है उसके सामने पेश होके। दूसरा, आप इसी तरह से अपना आप ये जो इंतकाल है वो कंप्यूटर सेंटर में भी दर्ज करवा सकते हैं। और याद रखिए कि अपनी लाइल्मी की वजह से या इन लोगों की जो आपको मिस गाइड करने की वजह से मत अपने पैसे ज़ाया कीजिए, किसी को पैसे नहीं देने और किसी तरह से भी इनके झांसे में नहीं आना। इनसे जो बात करे, चाहे वो कोई सरकारी अफिसर हो, पटवारी हो, चाहे वो गिरदावर हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो कोई ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त करवाने वाला एजेंट हो, वो कहे कि जी इतने पैसे हैं, आप उन्हें कहें कि इंतकाल दर्ज करा के ज़रा मुझे उसकी प्रूफ दो कि कैसे पैसे हैं, कौन सा टैक्स है,
तो मुझे भी ये कहा गया कि डॉक्टर साहब आप 35-40 हज़ार भेज दें तो हम 35-40 हज़ार में इसका खर्चा हो जाएगा। तो मैंने उन्हें कहा अगर ज़मीन की कीमत भी लगाई जाए तो फिर भी वो 30 हज़ार बनता है, तो 35-40 हज़ार के, और मेरे हिसाब से तो उसका ये भी नहीं बनता, इस पर टैक्स बनता ही नहीं है, क्योंकि ज़मीन मेरे नाम नहीं हो रही तो मैं टैक्स कैसे दूँ। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि अपने नॉलेज में इजाफा कीजिए, दूसरे लोगों तक इन्फॉर्मेशन दीजिए, और किसी एजेंट के हाथ ना चढ़ें, किसी गलत काम में ना पड़ें, किसी वहाँ पे बैठे हुए किसी ऑफिसर के या किसी जो काम करने वाले वहाँ पे भी एजेंट होते हैं उनके हाथ ना चढ़ें। आप कानून को फॉलो करें और कानून के मुताबिक वहाँ जो सरकारी मुलाजिम होगा जो कि सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट और अवाम का वो सर्वेंट है, क्योंकि वो हमारे टैक्स से पैसा ले रहे हैं, हमारी टैक्स से तनख्वाह ले रहे हैं, वो हमारे सर्वेंट हैं, उन्हें आप बताएं कि कानूनी तौर पे ये चीज़ें आपने करनी है। मैं आपको एक चीज़ ये बताता चलूँ कि सरकारी जो मुलाजिम होता है वो आपके काम को लटका सकता है, डिले कर सकता है। अगर आपका काम कानूनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिले कर सकता है 2-4 दिन, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, फलां नहीं है, आपको तंग करेगा ताकि आप तंग हो के उसको पैसे दें। लेकिन ये याद रखिए अगर आपका काम कानूनी है तो वो किसी सूरत में भी आपके काम को नहीं रोक सकता। वो आपके फार्म को 2-4 दिन के लिए मेज़ के नीचे तो डाल सकता है, डस्टबिन में डाल सकता है, साइड पर रख सकता है, लेकिन अगर आपको इल्म है कि मैंने इसको कैसे इसकी चाबी मरोड़नी है तो यकीन जाने वो काम करेगा और वो आपसे जान छुड़ाएगा कि ये मेरे सर से उतर जाए। तो इसलिए आप अपने जब भी किसी काम के लिए जाएँ तो देखें कि उसके कानूनी मामलात क्या हैं, किस तरह से होता है, क्या चीज़ें, आपका इल्म होना चाहिए। आपको खुद इल्म नहीं है तो आपके बेटा, आपका भाई, आपके कोई बेटी जो पढ़े लिखे हैं उनको कहेंगे ये चीज़ है, इसको ज़रा देखो, इंटरनेट पे सर्च करो इसके मामलात क्या होते हैं। हर चीज़ वाज़ेह है, हर चीज़ लिखी हुई आपको मिल जाएगी। आप उसकी सर्च करा के किसी को साथ लेके तो आप इंशाल्लाह इन जो मुआशरे में जो करप्शन है, जो रिश्वत है और जो लाइल्मी की वजह से जो आपसे पैसा ले लिया जाता है उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। जाने से पहले किसी मामले में उस मामले के कानूनी मामलात को और उसका जो लीगल प्रोसीजर होता है उसको समझ के जाए। जब आप समझ के जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई लूट नहीं सकेगा, आपसे कोई रिश्वत नहीं ले सकते। हाँ, अगर आप खुद ही रिश्वत देने के लिए तैयार हैं, काम जल्दी करवाना चाहते हैं, आउट ऑफ टर्न करवाना चाहते हैं, गैर कानूनी करवाना चाहते हैं, फिर तो अर्राशी वल मुर्तशी, रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है। तो फिर उसमें तो कुछ वो नहीं कहा जा सकता। जब आप खुद रिश्वत दे रहे हैं, खुद रिश्वत ले रहे हैं तो उस पर, लेकिन आप नहीं देना चाहते हैं और आप हक पर हैं तो फिर आपसे कोई नहीं ले सकता। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।